नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो एडीआर हमारी संस्था है जिसने चुनावी बॉन्ड का खुलासा किया था, और भी बहुत सारी देश के अंदर रिपोर्ट्स उन्होंने पब्लिश की हैं और उनकी रिपोर्ट्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक गई हैं, जिसमें खुलासा हुआ और वो सही पाई गई हैं। पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से वो पूरी टीम है जिसके अंदर सेना के लोग, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स और बड़े बड़े पदों पर रहे हुए व्यक्तित्व काम कर रहे हैं, और उन्होंने चुनाव और राजनीति सुधार को लेकर भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश की है। जो चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनकी पृष्ठभूमि का विवरण, चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त कराना, ईवीएम पर नोटा को शामिल कराना, दोषी सांसदों विधायकों की अयोग्यता, राजनीतिक दलों के आयकर रिटर्न को सार्वजनिक डोमेन में लाना और राजनीतिक दलों का आरटीआई के तहत लाना आदि उन्होंने काम बहुत ही प्रामाणिकता के साथ किए हैं। और ये पहला और एकमात्र गैर सरकारी संगठन है जिसने भारतीय मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी देकर सूचित किया है और मतदान का मार्ग प्रशस्त किया है। कुछ सालों से फंडिंग एक चुनौती बन रही है और कामों को जारी रखना और अपने को जागरूकता अभियान के साथ जोड़कर रखना यह मुश्किल होता है। परंतु राजनीति और चुनावों में धन और बाहुबल को, जो कि मोदी साहब के आने के बाद अत्यधिक बढ़ गया, क्योंकि मोदी साहब ने तो ईडी, सीबीआई, आईटी इन सब का प्रयोग करके एक्सटॉर्शन मनी भी लिया है। जैसा आपको मालूम है, एक दवा कंपनी से उन्होंने इस प्रकार का पैसा लिया है। क्लस्टर, जो कि पशुओं को काटकर उनका गोश्त जो है एक्सपोर्ट करते हैं, उनसे 250 करोड़ रुपए का उन्होंने चंदा लिया। वैसे गाय हत्या को अपराध मानते हैं, परंतु ऐसा किया गया उनके द्वारा। और राजनीति में चुनावों और बाहुबल को कम करने, राजनीतिक दलों को उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही, इस तरह हमारे महान लोकतंत्र को मजबूत बनाने और हमारे दृष्टिकोण को बनाए रखने के साथ हमें उनकी मदद की ज़रूरत है। अब एक रिपोर्ट उन्होंने पेश की है। अब उस रिपोर्ट में बहुत ही अलग किस्म की जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई है। अब देखने वाली बात ये है कि इस रिपोर्ट में 143 हमारी सम्मानित महिलाएं सांसद हैं, विधायक हैं, वो जनता को रिप्रेजेंट करती हैं, परंतु खुलासा ये हुआ है कि उनके ऊपर क्रिमिनल केस हैं और
78 के ऊपर हत्या का अपराध, उसका भी मुकदमा चल रहा है, किडनैपिंग जैसे केस। और 17 के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति भी है। अब एडीआर जो रिपोर्ट देती है, देखने सुनने वाली बात ये है, वो काफ़ी लंबे इन्वेस्टिगेशन के बाद इस तरह की रिपोर्ट्स देती है, और उनके पास जो जानकारी होती है वो ऑथेंटिक होती है। अब उसमें लोकसभा चुनाव में 2024 में 74 महिलाएं जीती, 13.6%। अब ये बताया जा रहा है कि चुनाव सुधार पर काम करने वाले एनजीओज, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, मतलब एडीआर, ये महिला सांसदों और विधायकों को लेकर उन्होंने रिपोर्ट जारी की है। सामान्यतः हम महिलाओं को थोड़ा स्पेयर कर देते हैं, परंतु इस बार उन्होंने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जो जारी की है वो हमारी संभ्रांत महिलाओं के विषय में ही है। और इसमें 512 महिला सांसदों और विधायकों में जो पूरे देश में हैं, जो राज्य में हों, राज्यसभा में हों, लोकसभा में हों, करीब 28%, मतलब कि 143 पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। इसमें 78 पर, यानी कि 15% पर पूरे देश के जितने 7-7.5 हजार एमएलएज भी हैं, उसमें 543 लोकसभा के सदस्य हैं, 250 से ऊपर राज्यसभा के सांसद हैं, उनमें टोटल में से 15% पर हत्या और किडनैपिंग जैसे गंभीर आपराधिक आरोप हैं उन पर। 17 महिला नेताओं ने अपनी चुनावी हलफनामों में, जो वो एफिडेविट दिया जाता है अपनी संपत्ति का, डिक्लेरेशन जिसको हम कहते हैं, उसमें बताया गया कि उनके पास 100 करोड़ या इससे अधिक की संपत्ति है। इनमें लोकसभा की 6 सांसद, राज्यसभा की 3 सांसद और विधानसभा की 8 महिलाएं हैं। 512 सांसद विधायक हैं और इनकी संपत्ति टोटल की 10,417 करोड़ रुपए है। महिलाएं हमारे पीछे नहीं हैं, काफ़ी समृद्ध हैं और धन के बल पर वो काफ़ी कुछ कर भी रही हैं इस देश के अंदर। औसतन प्रत्येक महिला के पास अगर एवरेज निकाला जाए तो करीब 20 करोड़ 50 लाख रुपया उनके पास है, या उनकी संपत्ति है, या उनके मूवेबल एड्स हैं, या फिक्स एसेट्स हैं, या उनके पास गाड़ियां हैं, या उनके पास गहने हैं। ये मतलब सब कुछ मिलाकर है। रिपोर्ट के मुताबिक 71 महिला नेता, उनमें से पढ़ी लिखी हैं, ग्रेजुएट हैं या उससे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, और 24% महिलाओं ने मात्र 5वीं से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। मतलब 12वीं क्लास के बाद उन्होंने पढ़ाई नहीं की, और 12 महिलाओं ने डिप्लोमा किया हुआ है, जो कि 12वीं के बाद होता है, 2 या 3 साल का होता है। मतलब 12वीं करते हैं 17 साल में, तो 2 या 3 साल में उन्होंने किसी भी विषय में डिप्लोमा किया। अब इसमें अगर उम्र के लिहाज से देखा जाए तो 64% महिलाएं, मतलब आधे से अधिक, या ऐसा कह दें 2/3 महिलाएं 41 से लेकर 60 वर्ष के बीच की आयु की हैं, और 22% महिलाएं जो हैं
वो 25 से 40 वर्ष के बीच की हैं। मतलब कि जो हमारा चिर युवा है, जो जो ओजस्विता से भरा हुआ है, उनका जो प्रतिशत है वो काफ़ी कम है, 1/4 से भी नीचे हैं। अर्थात जो 25 से 40 वर्ष की महिलाएं हैं, या तो हम उनको मौका नहीं देते, टिकट नहीं देते, या तब तक वो अपनी राजनीति में पैठ नहीं बना पाती, कोई भी कारण रहा हो, महिलाओं को हम पीछे रखते हैं, ये इस बात का भी प्रमाण है। और ख़ास तौर से ऐसी महिलाएं जो एनर्जेटिक हैं, जिनके पास ताकत है, बल है काम करने का, और वो 12-14 घंटे 15 घंटे अपने क्षेत्र में काम करने लायक हैं, परंतु हम उनको चांस नहीं देते कि वो काम कर पाए। और 14% ऐसी महिलाएं भी हैं जो अपने जीवन में जो सर्वोच्च अनुभव होता है, मतलब रिटायरमेंट के बाद 61 से 80 वर्ष के बीच की हैं। अब इसमें देखा जाए भाई कौन सी पार्टी की कितनी महिलाएं नेताओं पर क्रिमिनल केस है, तो सबसे अधिक, क्योंकि 17 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोकसभा राज्यसभा में भी उनका आधिक्य है, तो 217 महिला सांसद या विधायक जिन पर केसेस हैं, ये 23% बनता है टोटल का। अर्थात 1/4 जो इस प्रकार के मुकदमे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे, यानी नंबर 1 है। और 11% पर तो गंभीर मसले हैं। ये बात कई बार दिमाग पर जोर देकर सोचने की है कि जो पार्टी शुचिता रखती हो, जो पार्टी ये कहती हो कि पार्टी विद डिफरेंस, जो पार्टी ये कहती हो कि हम दूसरों से अलग हैं, उनका ये हाल है। अब उसमें कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है, परंतु कांग्रेस जो है उनसे 1/3 हाशिए पर है। अब उनके 83 लोग हैं, महिलाएं हैं, उनमें 34% पर आपराधिक केस हैं, यानी करीब 28, और 20 पर गंभीर आरोप हैं। अब उसमें जो बड़ी पार्टी है, जिनके सांसद ज़्यादा हैं, और जो आंध्रा से आते हैं, उनमें भी 20 में 65% महिला विधायक, हालांकि उनकी सांसद भी हैं, उन पर केस है। 45% पर गंभीर मामलों में मुकदमे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, अब उनके दिल्ली में तो सत्ता चली गई, 22 विधायक रह गए, और 92-94 के करीब पंजाब में विधायक हैं। उनमें 13 में से 69%, करीब 70% पर आपराधिक मामले हैं, 31% पर गंभीर आरोप है। करीब करीब 8 या 9 व्यक्तियों पर जो सिटिंग मेंबर हैं। अब एडीआर की जो और रिपोर्ट्स हैं, उसमें बहुत अलग तरह की भी जानकारी है। देश में 45% विधायकों पर क्रिमिनल केस है, करीब करीब आधे 1205 पर गंभीर आरोप हैं। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 45% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडीआर ने देश में 28 राज्यों, विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल
4123 विधायकों में से 4092 यानी 4092 के चुनावी हलफनामों का एनालिसिस किया था। करीब करीब इसे कह दें तो ये 98% के करीब बैठता है, और 98 या 97%। अब आंध्र प्रदेश के अंदर अगर देखा जाए तो 174 में से 138 यानी 79% विधायकों ने, जबकि सिक्किम में 32 में से सिर्फ एक विधायक यानी 3% ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए, जो लिख के दिए हैं अपने हलफनामे में जब वो अपनी नॉमिनेशन भरते हैं। और उन्होंने कहा कि इसको 3 बार प्रकाशित भी करना पड़ेगा, अपने बारे में आपको बोर्ड भी लगाना पड़ेगा कि आपके खिलाफ कोर्ट्स के अंदर ये वाले मुकदमे लंबित हैं। अब इसमें तेलुगु देशम पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा 134 विधायकों में से 115 यानी 86% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब इसमें अगर टॉप 10 राज्यों की बात करें तो सबसे ज़्यादा दागी विधायक आंध्र प्रदेश में, केरल उसके बाद है 134, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका, झारखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 403 में से 200 विधायकों पर केस है यानी 50%। ऐसे ही क्रमवार अगर बात करें तो आंध्रा पे 79%, केरल में 69% और तेलंगाना में 69%, बिहार में 66%, महाराष्ट्र में 65%, तमिलनाडु में 59% और उड़ीसा में 58%, कर्नाटका में 55%, झारखंड में 54%। और अगर हम मुख्यमंत्रियों की बात करें तो देश में सबसे अमीर जो मुख्यमंत्री हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं, और सबसे गरीब यानी सबसे कम पैसे वाली जो महिला हैं वो हमारी ममता बनर्जी हैं, जिनके पास मात्र 15 लाख रुपए हैं। 30 दिसंबर 2024 को जारी रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्रा के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति है। वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पास 15 लाख रुपए की संपत्ति है। रिपोर्ट के मुताबिक 23-24 में जहां भारत की प्रति व्यक्ति नेट नेशन इनकम NNI करीब 1,85,854 रुपये रही, वहीं एक मुख्यमंत्री की औसत आय 13,64,310 रुपये रही। ये मतलब सभी राज्यों को मिलाकर उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके निकाला गया है, ऑन एंड एवरेज निकाला गया है। भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय से करीब करीब 7.5 गुना अधिक 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति करीब करीब 53 करोड़ रुपए है, जबकि कुल संपत्ति 1,630 करोड़ रुपए है। अब जो देश के टॉप के 10 अमीर मुख्यमंत्री हैं उनमें चंद्रबाबू नायडू जो हैं वो टॉप पर हैं, और उसमें पेमा खांडू, सिद्धारमैया और नेफ्यू रियो मोहन यादव साहब मध्य प्रदेश के 42 करोड़ में, एन रंगास्वामी पांडुचेरी के, रेवंत रेड्डी तेलंगाना के 30 करोड़, हेमंत सोरेन जो 25 करोड़, हेमंत बिस्वा शर्मा 17 करोड़ और संगमा साहब 14 करोड़ रुपए के साथ 10वें नंबर पर विराजमान हैं।
भारत को एक साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 4,340 करोड़ 47 लाख रुपया चंदे में मिला है। आप देखें, जब इतनी पैसे की अधिकता होगी तो भारतीय जनता पार्टी का जो मद है, जो घमंड है, वो सर चढ़कर बोलता है। इतना चंदा मुझे लगता नहीं है विश्व में कोई लेता होगा। और ये पैसा जो है वो चीना झपटी से मिला है, धमकी देकर मिला है, ईडी की रेड डालकर मिला है, इसके विषय में कोई पुष्ट जानकारी नहीं है। एडीआर ने 17 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे को लेकर रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक 23-24 में भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक, अभी मैंने जो फिगर बताई वो चंदा मिला। दूसरे नंबर पर कांग्रेस है 1225 करोड़ रुपया, अर्थात भारतीय जनता पार्टी से 1/4, जबकि दोनों ही नेशनल पार्टी हैं और कांग्रेस 130 वर्ष पुरानी राजनीतिक पार्टी है। अब रिपोर्ट्स में जो पार्टियों को चंदे का बड़ा हिस्सा चुनावी बॉन्ड से मिला, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कुल कमाई का 50 से 51% करीब 2211 या 2212 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किया है। कांग्रेस ने अपनी इनकम का करीब 84% यानी 1025 करोड़ रुपए खर्च किए। आप पार्टी को चंदे में 22 करोड़ 68 लाख रुपए मिले, जबकि पार्टी ने उससे ज़्यादा 34 करोड़ रुपया खर्च किया। सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का 74%, करीब 75%, मतलब 100 में 75 रुपए अकेले भारतीय जनता पार्टी हड़प गई है। चीना झपटी से, धमकी देकर, ईडी को भेजकर, सीबीआई से, आईटी के छापे डलवाकर, लोगों को, करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कर, हर हथकंडा अपनाकर बीजेपी ने यह धन संपदा पाई है। बाकी दलों को मात्र 25% ही चंदा मिला है। ये बहुत गंभीर बात है। अब इसमें अगर हम बात करें तो बीजेपी कांग्रेस हमने बता दिया, सीपीआईएम को 167 करोड़ रुपया, बीएसपी को 64 करोड़, आपको 22 करोड़ और एनपीपी को मात्र 22 लाख रुपया मिला है। अब ये एडीआर की रिपोर्ट है, बहुत छानबीन के बाद, काफ़ी मशक्क़त और अपना होमवर्क करने के बाद इस प्रकार की वो रिपोर्ट्स देते हैं। हमारे पास एक रिपोर्ट और है, क्योंकि एपिसोड लंबा हो गया इसलिए उसको आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे। तो ये मेरे दर्शकों के लिए सोचने वाली बात है कि जो इतनी बड़ी पार्टी है, इतना धन का धनबल उसके पास है, इसीलिए ये प्रकेंड एमएलए खरीदने पड़े, एमपी खरीदने पड़े, राज्यसभा के मेंबर खरीदने पड़े। वह बिल्कुल मंडी में जाकर जैसे हम सब्जी खरीदते हैं, ऐसी बोली लगाकर वो एमएलए को खरीद लेते हैं, लोकसभा सांसदों को खरीद लेते हैं, राज्यसभा को खरीद लेते हैं, सरकारों को गिरा देते हैं। और किस प्रकार वो अपने, जब राज्य में कहीं गड़बड़ होती है तो बॉम्बे से आसाम ले जाते हैं। और आपने देखा कि एक राज्य से हरियाणा, राजस्थान के जो विधायक हैं उनको कैसे पार्टी तोड़ने के लिए ले जाया गया। तो यह कच्चा चिट्ठा एडीआर ने आपके सामने रखा है आपकी सोच के लिए। अब आप सोचिए, इस पर मनन करिए और कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए कि इस रिपोर्ट से आपको क्या अर्थ मिलता है। आप क्या समझते हैं कि ये पार्टियां देश सेवा के लिए आई हैं? कतई नहीं। ये पैसा हड़पने,
और मलाई खाने के लिए आई हैं, सत्ता का सुख भोगने आई हैं। पैसे की इतनी अधिकता है कि भारतीय जनता पार्टी 4 से 5 लाख वर्कर, पेड वर्कर रखती है अपनी पार्टी में। और ये बात जब पिछले वर्ष भारत मंडपम में उनका अधिवेशन हुआ तो वहां सुनने और देखने में आई थी। हालांकि इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, परंतु ये बात साफ है। तो आपको सोचने के लिए हम छोड़े जा रहे हैं, सोचिए और जवाब दीजिए। इसी के साथ आपका धन्यवाद, थैंक यू। और एक आपसे प्रार्थना कि हमारा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, उसको कृपया आप सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको इस प्रकार की अच्छी बेहतर जानकारी और ऐसे ज्ञान की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।